महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन के जिला कार्यक्रम अधिकारी अहमद सिद्दीकी के निर्देशन में एवं वन स्टॉप सेंटर की नागदा प्रशासक नीता सुहेल के मार्गदर्शन में जेंडर आधारित हिंसा उन्मूलन अभियान हम होंगे कामयाब जागरूकता पखवाड़ा में मंगलवार को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सुनीता ताराम द्वारा बालिकाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, पास्को एक्ट, महिला सशक्तिकरण, बाल विवाह समाज के लिए एक अभिशाप आदि विषयों की जानकारी दी गई। सुश्री नरगिस खान काउंसलर द्वारा बाल अधिकार एवं संरक्षण, गुड टच बैड टच तथा बाल विवाह पर फिल्म दिखाई गई। बाल विवाह रोकने के लिए शपथ दिलाई गई। साथ ही बच्चों को मोबाइल पर सोशल साइट से होने वाले फायदे और नुकसान के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर बच्चों को साइबर सेफ्टी की भी जानकारी दी गई। इस मौके पर प्राचार्य देवेंद्र कुमार दवे, एमएस मंसूरी, मनोहर अखंड, नरेंद्र सिंह, रघुवंशी, जगदीश पाटीदार आदि मौजूद रहे। सप्ताह अंतर्गत विधिक की जानकारी देने हेतु हमारे विद्यालय में आज माननीय न्यायाधीश महोदय सुनीता ताराम मैडम हमारे विद्यालय में पधारे हैं। मैं सभी बच्चों से निवेदन करूंगा कि वे अपने स्थान को ग्रहण करें। सभी बच्चे बैठ जाएं, इधर उधर न जाएं। जो मिलना चाहिए इससे संदर्भ में मैडम आपको कुछ मार्गदर्शन देंगे और मैं मंसूरी जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संदर्भ में थोड़ा सा प्रकाश डालें। उसके बाद मैडम को हम आमंत्रित करेंगे। उनका स्वागत करें। जैसा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा 25 नवंबर से हम होंगे कामयाब सप्ताह के अंतर्गत ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। 10 दिसंबर को हमारा ह्यूमन राइट्स डे है जो इंटरनेशनल लेवल पर मनाया जाता है। हम जागरूक कैसे बने, हमारे जो मानव अधिकार जो है, हमारे अधिकार है मानव संसाधन के अंतर्गत, ह्यूमन राइट्स, मानव विकास, कार्यपालिका और कैसे समन्वय बिठाए, इस क्षेत्र में मैडम आपको मार्गदर्शन देगी। और ये बहुत अच्छा एक जागरूकता। राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति जी राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस भी है और आज अधिवक्ता दिवस भी है 3 दिसंबर। तो हम बहुत गौरवान्वित है आज हमारे बीच मैडम उपस्थित है। मैं दोनों विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। सामने आपको बैनर दिख रहा होगा विधिक सहायता। ये जो मंच है ये हमें ये अवसर आप लोगों के समक्ष आने के लिए उपलब्ध कराता है। तो ये विधिक सहायता समिति क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी। ये बहुत ही ऐसा संस्थान है जहाँ हम न्याय प्राप्ति के लिए अपने जो न्यायदान की एक चरण है इसके सुलभ पास जगह ये समिति है। और ये समिति इसीलिए है कि जो भी समस्या है उसको सुलझाने के लिए, मान लो जमीन जायदाद का कोई मुकदमा है, किसी ने हमारी जमीन में कब्जा कर लिया है, किसी ने फर्जी वसीयत बना करके किसी की जमीन को अपने नाम कर लिया है, ऐसा होते ही रहता है। तहसीलों में ये प्रकरण जाएंगे नामांतरण वाले। तो ये जितने भी जमीन से संबंधित मामले हैं ये सिविल मामलों की श्रेणी में आते हैं और इनकी पैरवी के लिए अच्छे वकील भी चाहिए और वकील को पैसा भी चाहिए क्योंकि ये लंबे चलने वाले मुकदमे होते हैं। तो न्याय दान की ये सबसे प्रथम सीढ़ी है ये समिति जो है। यहाँ हम एक आवेदन लगा सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है अपने प्रकरण की पैरवी करने के लिए। तो ये आवेदन यदि हम तहसील में हैं तो तहसील के जो भी वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे उनके पास ये आवेदन लगेगा और फिर वो जो भी है यदि सिविल में चाहते हैं अपनी कार्रवाई करना पड़ेगा। ये पे ये समिति करेगी और समिति के पास पैसा आएगा शासन से, है ना, और शासन पैसा अधिवक्ता को पे करेगा, जो पक्षकार होगा उसको नहीं करना है। तो बताइए ये समिति कितनी अच्छी है, आप लोगों को समझ में आ रहे हैं मैं जो बता रही हूँ? पक्का धूप लग रही है तो यदि किसी की फीस कोई जमा नहीं कर पाता है,
किसी के पेरेंट्स नहीं हैं तो उसको राज्य शासन पढ़ाती है, और वो किस मद से पैसा आएगा अभी नरगिस मैडम बताएंगी। ठीक है, इसलिए किसी भी हालात में पढ़ना बंद ना करें, और जब हम पढ़ सकेंगे तो बहुत सारी चीजों को समझ सकेंगे। महिलाओं के पक्ष में इतने सारे कानून हैं, एक पास्को एक्ट है, अभी मैडम उसके अपने लिए ना, अपने को अच्छा बनाने के लिए तो आप लोग खुद को अच्छा बनाइए, राष्ट्र अपने आप अच्छा बन जाएगा, है ना। इसीलिए हम कौन से क्लास के बच्चे हैं आप लोग? 9th से 12th, है ना। तो सबका ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग होती है बेटा, लेकिन ईश्वर कभी भी किसी को ऐसा बना के नहीं भेजता कि उसके अंदर कोई आर्ट नहीं है। कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई बहुत अच्छा सिंगिंग कर सकता है, कोई स्विमिंग कर सकता है, कोई तैराकी कर सकता है, और कोई धावक बन सकता है। लेकिन आप लोग जिस फील्ड में भी जाएं, कोशिश करें कि नंबर 1 बने। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि आप टॉपर बन जाएं। टॉपर जो नहीं होता उसको दूसरी चीजें अच्छी आती है, तो जो भी करें बहुत अच्छे से करें, कर्म करें, उसका फल निश्चित रूप से मिलता है। कर्म का अधिकार हमारे अंदर है, और जब हम इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं तो हमारा ध्यान स्वतः ही कानून के तरफ जाता है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन में कानून को ही जीते हैं और कानून के साथ ही सो जाते हैं। मालूम है आपको, जैसे ही हम घर से निकले, हमने दूसरों की बाइक लेके हमें सीखना है गाड़ी, बच्चों में ये आदत होती है कि गाड़ी चलाने की बहुत ललक होती है 15 से 16, 17, 18 साल में, और 18 साल में लाइसेंस बनता है। तो आप दूसरों की गाड़ी मान लिए, सार्वजनिक स्थान से जा रहे हैं, किसी को आपने टक्कर मार दी, तो क्या बन गए आप? अपराधी बन गए। अब 18 साल नहीं हुआ है तो आपका केस कहाँ जाएगा? किशोर न्याय बोर्ड में। ठीक है, किशोर न्याय बोर्ड में आपका केस जाएगा, तो आपको अपराधी की तरह ट्रीट तो नहीं करेंगे, लेकिन वहां विधि विवादित बच्चे की श्रेणी में आप आएंगे। इसका मतलब ये है कि आपने किसी विधि के कानून का उल्लंघन किया हुआ है। तो आपको ऐसे बच्चे बनना है क्या, कानून के उल्लंघन करने वाला? नहीं ना। तो जब भी आप किसी की 2 व्हीलर चलाएं, यदि आप 18 साल के नहीं हुए हैं तो यातायात विभाग निःशुल्क 16 साल की उम्र में ही बच्चियों को लर्निंग लाइसेंस देता है, वो जरूर ध्यान रखें। 18 साल के यदि हो जाते हैं तो लाइसेंस लें, दूसरों का वाहन चलाने पे उस पे भी केस रजिस्टर्ड होगा और आपके ऊपर भी केस रजिस्टर्ड होगा। लेकिन 18 साल से नीचे का बच्चा यदि इस तरह का कोई नियम भंग करता है तो उसके लिए सबसे अच्छी बात ये होगी कि उसका जो ट्रायल है, विचारण है, या उसका जो भी चलेगा प्रकरण, वो प्रकरण ना हो करके बोर्ड में जाएगा, है ना। और बोर्ड में वो समिति में एक जज साहब होते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष, और 2 सामाजिक क्षेत्र से होते हैं सदस्य, उनके बीच में आपका मामला जाएगा और फाइन करके छोड़ देंगे। और ये फाइन से आपके लाइफ में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। यदि आप शासकीय सेवा करते हैं तो आपके चरित्र में इसका उल्लेख नहीं होगा, क्योंकि 18 साल से कम उम्र का बच्चा यदि किसी लॉ का उल्लंघन करता है तो उसका जितना भी मामला है वो किशोर न्याय बोर्ड में जाएगा। और किशोर न्याय बोर्ड की ये शक्तियां हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरह कि वो किसी भी बच्चे के चरित्र का हनन नहीं होने देगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम सार्वजनिक रोड पे यदि कोई वाहन चला रहे हैं, किसी को बैठाल के चला रहे हैं, तो एक से ज्यादा ना चलाएं, अपने साइड से जाएं, और जिसके नाम की गाड़ी है वही चलाएं, दूसरे से मांग के ना चलाएं, लापरवाही से ना चलाएं। और कभी कभी बच्चों को रहता है कि किसी आभूषण या कोई ऐसी होर्डिंग्स लगी है तो देखते हुए बच्चे चलते हैं, तो
तो आकर्षण की चीजों में ना खोएं, अपने रास्ते पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें। और कानून तो इतना विस्तृत है बच्चों कि मैं बताऊंगी तो पूरा दिन भी खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मैं अगर आपके समक्ष आई हूँ तो छोटी छोटी चीजों को अपने जीवन में अनुसरण करें। आज से ही आप अपने पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं। यदि कोई और चीज सीखना चाहते हैं उसके लिए समय बनाएं। यदि हम एक बार असफल होते हैं तो बिल्कुल ना घबराएं और हमेशा ध्यान रखें, मंजिल मिले ना मिले इसका मुझे गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो साथ है, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो साथ है। थैंक यू। सेंटर कैसे कार्य करता है, किस लिए कार्य करता है और किसके लिए कार्य करता है, तो मैं आज आपको इसी के बारे में जानकारी देने के लिए आई हूँ। मैं सभी बालिकाओं से निवेदन करती हूँ कि प्लीज ध्यान से इस बात को सुने। मैं बहुत कम शब्दों में आपको बहुत सारी जानकारी दे रही हूँ जो आपके लिए बहुत आपके हित के लिए है। वन स्टॉप सेंटर जो है भारत शासन की सहायक योजना है जो हिंसा से प्रभावित महिला और बालिकाओं को सहायता देती है। अब वन स्टॉप सेंटर कैसे कार्य करता है, वन स्टॉप सेंटर में कितने प्रकार के केस आते हैं, इस पे चर्चा करना चाहती हूँ। वन स्टॉप सेंटर जो है अस्थायी शेल्टर देता है, चिकित्सा सुविधा देता है, विधिक सहायता देता है, परामर्श सुविधा देता है, पुलिस सहायता सुविधा देता है और PCR वैन की भी सुविधा देता है। वन स्टॉप सेंटर में जैसे घरेलू हिंसा, वन स्टॉप सेंटर में घरेलू हिंसा से संबंधित प्रकरण आते हैं, नाबालिग बच्चों के प्रकरण आते हैं, कोई बच्ची कहीं चली गई है, गुमशुदा है, उसके प्रकरण आते हैं, एसिड अटैक के प्रकरण आते हैं। यहाँ वन स्टॉप सेंटर जो है जैसा एक महिला थाना होता है उसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, पर वो महिला थाना नहीं है, वो एक पारिवारिक माहौल में कार्य को करता है। वन स्टॉप सेंटर की विशेषता ये है कि यहाँ पे जितना भी स्टाफ है महिला स्टाफ है, क्योंकि ये महिला और बालिकाओं के लिए कार्य करता है। तो महिला जो भी पीड़िता बालिका आती है या महिला आती है तो महिला के साथ अपनी समस्या को आसानी से साझा कर पाती है। और वन स्टॉप सेंटर जो है आप लोगों के लिए बहुत सारे, जैसे किसी बालिका को कोई समस्या है, जैसे अपन न्यू जनरेशन में जी रहे हैं, आप सभी बच्चों के पास फोन होंगे, फोन है कि नहीं किसी के पास, घर पे तो चलाते होंगे मम्मी पापा का, भाई बहन का, है ना। तो फोन पे जैसे अपन मोबाइल फोन पे जैसे चीजें देख रहे हैं, जैसे कोई स्टोरी देख रहे हैं, अपनी स्टडी से रिलेटेड कोई चीज देख रहे हैं अपन। और सोशल, मैं साइबर क्राइम के बारे में बताना चाहती हूँ कि जैसे अपन लोग मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में जो ऐप चलाते हैं वो ऐप जो है अपन एक लिमिटेड ऐप चलाएं, ज्यादा सोशल ऐप नहीं चलाएं, क्योंकि अभी आप लोगों की एज जो है बहुत छोटी एज है। अभी आप एक गीली मिट्टी की तरह हो, आपको जिस तरफ ढाला जाएगा आप उस तरफ ढल जाओगे। तो आप लोग विशेष ध्यान रखें इस बात का कि आप लोग जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर जो सोशल ऐप्स हैं उन पर अन्य व्यक्तियों से चर्चा ना करें। अपने पासवर्ड है किसी भी चीज के, बैंक के हैं, मोबाइल के हैं या कोई और चीजों के अपने पास पासवर्ड है तो वो विश्वसनीय व्यक्ति के साथ ही शेयर करें, ना कि सब व्यक्तियों के साथ शेयर करें। कोई आपसे किसी भी प्रकार का, जैसे काफी बालिका जो यहाँ बैठी